गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। मैं विपिन सर और न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अब इसका नाम चेंज करके जीविका केमिस्ट्री क्लासेस कर दिया गया बाय विपिन पटेल सर। ठीक है, कल तक के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिनके द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं घनीय क्रिस्टल निकाय। ठीक है ना, घनीय क्रिस्टल निकाय ये आपका पार्ट 5 है। पार्ट 4 आप पढ़ चुके हैं, पार्ट 5 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। घनीय क्रिस्टल निकाय, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? वह क्रिस्टल निकाय जिसकी तीनों अक्षों की लंबाइयां a बराबर b बराबर c अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों अक्षों की लंबाइयां समान होती हैं और उनके बीच बने कोण अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों समान होते हैं तो वो कहलाता है घनीय क्रिस्टल निकाय कहलाता है। और स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिएगा, जैसे ये लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है। आपको पता है घन की सभी भुजाएं समान होती है ना, इस तरह से घन बनाते हैं। अब मान लीजिए कि इसकी लंबाई a है, ये चौड़ाई b हो गई और ये c हो गई, तो इसकी तीनों भुजाएं a बराबर b बराबर c समान होंगे और इनके बीच जो एंगल बनेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर तीनों 90 अंश के बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं ना। अगर ऐसी कंडीशन आती है, इस तरह की संरचना का कोई घन है तो उसे हम घनीय क्रिस्टल निकाय कहते हैं। सॉरी, तो वह क्रिस्टल निकाय जिसकी तीनों अक्षों की लंबाइयां a बराबर b बराबर c यानी तीनों बराबर हो तथा तीनों कोण यानी जो उनके बीच कोण बनते हैं अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण समान होते हैं, तो ऐसी रचना को घनीय क्रिस्टल निकाय कहा जाता है। तो ऐसी रचना को घनीय क्रिस्टल निकाय कहा जाता है। इस आधार पर घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोष्ठिकाएं होती हैं। इस आधार पर यानी जब a बराबर b बराबर c और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो ऐसी संरचना में 3 प्रकार की कोष्ठिकाओं का निर्माण होता है। कौन कौन सी कोष्ठिकाएं हैं वो आपको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने लिखा था कि इस प्रकार के घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोष्ठिकाओं का निर्माण होता है, या 3 प्रकार की कोष्ठिकाएं होती हैं, जिसमें कि आपका नंबर 1 है सरल घनीय क्रिस्टल निकाय। देखिए आपका सबसे पहली हेडिंग आती है सरल घनीय क्रिस्टल निकाय। शॉर्ट में इसको SCC बोलते हैं अर्थात सिंपल क्रिस्टल क्यूब, सिंपल क्रिस्टल क्यूब, सरल घनीय क्रिस्टल निकाय। ठीक है ना। अब क्या होता है तेरा कि इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण, इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण गए होते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि वे कण जिनके द्वारा क्रिस्टल की रचना होती है, जिनके द्वारा क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो उसके अवयवी कण कहलाते हैं। अवयवी मतलब जिन कणों की सहायता से, जिन पदार्थों की सहायता से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है, वो उसके अवयवी कण कहलाते हैं। यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण में परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं। कहां पर होते हैं? घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक एक एक्सेल में कुल 8 परमाणु होते हैं। अब 8 परमाणु कैसे होते हैं वो आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। इसमें 8 कोने होते हैं प्रत्येक घन में। देखिएगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। प्रत्येक घन में भैया 8 कोने होते हैं ना। ये हो गया हमारा घन और ये रहा हमारा घन। अब देखिए मैं आपको इस तरह से इसमें कोने गिनाता हूं कि 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 कोने हो गए। ये ऊपरी साइड पे हो गए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ये 8 कोने आपके हो जाते हैं। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 8। आपने पढ़ा
कि इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण परमाणु अणु या आयन घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं। इस तरह से आपके 8 कोने हो जाते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये मैं आपको एक मैच बॉक्स दिखाता हूं। मैच बॉक्स में मैं आपको 8 कोने दिखाऊंगा। 1 2 3 4 ऊपरी सतह के हो गए, 5 6 7 और 8 यानी 4 निचली सतह के। इस तरह से प्रत्येक घन में 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं भैया? 8 कोने होते हैं। तो और प्रत्येक कोने में और परमाणु कहां पर स्थित है? कह रहा घन के सभी कोनों पर स्थित है। तो एक परमाणु एक कोने पर हुआ तो 8 कोनों पर कुल परमाणु कितने हो जाते हैं? 8। तो कह रहा है कोनों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एकक सेल में कुल 8 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक एकक सेल में कुल 8 परमाणु होते हैं, जिनमें प्रत्येक परमाणु का एकक प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। यानी 8 परमाणुओं में से कोई भी एक परमाणु हो जिसका योगदान 1/8 होता है। कैसे? मैं इस परमाणु को दिखाता हूं बना करके आपको। ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। इसको ऐसे परमाणु को हमने इस तरह से व्यवस्थित कर रखा है। अगर हम इस लाइन को ऐसे बढ़ाएं, इसको ऐसे बढ़ाएं और इसको ऐसे बढ़ा दें तो एक ये आपकी लाइन ऐसे बनेगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एक परमाणु के कितने भाग हो जाते हैं? 8। इनमें से एक कोशिका में कितना भाग आता है? 1/8वां भाग आता है। इसलिए कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक परमाणु का प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। अतः प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर क्या होता है? कितने परमाणु हैं आपके पास? 8। योगदान कितना? 1/8। 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा तो कुल परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? अतः हम कह सकते हैं कि एससीसी में या सरल घनीय क्रिस्टल निकाय में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं नंबर 2 पर। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल। शॉर्ट में इसको बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब अर्थात काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण सभी कोनों पर स्थित होते हैं। यानी 8 परमाणु कहां पर हो गए? कोनों पर स्थित होते हैं और एक परमाणु घन के केंद्र पर स्थित होता है। इस तरह से ठीक है, एक परमाणु घन के केंद्र पर स्थित होता है और 8 परमाणु घन के कोनों पर स्थित होते हैं। कोनों पर स्थित परमाणुओं का प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। कोनों पर स्थित परमाणुओं का प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है, जैसा कि अभी हमने समझाया था पिछले हेडिंग में। तो अतः कोनों पर स्थित परमाणुओं की संख्या बराबर, क्योंकि 8 कोने हैं आपके पास और योगदान कितना है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। नंबर 2 पर आता है उसके आगे केंद्र पर स्थित परमाणुओं की संख्या। केंद्र में कितने परमाणु स्थित है? 1। अब आगे कह रहा है कुल परमाणुओं की संख्या, तो 1 + 1 = 2 है ना। 1 + 1 = 2। इस प्रकार काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है ना। इनसे आपको सवाल लगाने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्वेश्चन आता है कि आपको पहचानना होगा बीसीसी क्रिस्टल निकाय है, एससीसी है, अथवा जो तीसरा आने वाला है एफसीसी। ठीक है ना। इन क्रिस्टल निकाय के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि किस में कौन से परमाणुओं में, किस क्रिस्टल निकाय में कितने परमाणु होते हैं। जैसे कि एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? नंबर 1। ठीक है। और बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी आई? नंबर 2, यानी 2 परमाणु हो गए। ठीक है ना। आ रहा है समझ में? और अगर भैया चैनल को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास क्लास 12 के केमिस्ट्री के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे और आप क्लास 12 की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नंबर 3 पर। आगे देखिए नंबर 3 पर रीडिंग है। 3 नंबर पर होता है फलक केंद्रित एकक सेल।
फलक केंद्रित एकक सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो घन के सभी कोनों पर स्थित होते हैं तथा 6 परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। यानी 8 परमाणु कहां पर हो गए? घन के कोनों पर हो गए, कुछ इस तरह से बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु घन के कोनों पर होंगे और 6 परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। कोनों पर स्थित परमाणुओं का प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 तथा फलकों पर स्थित परमाणुओं का प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/2 होता है। कैसे होता है देखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि कुछ इस तरह से ये कोने वाली बात थी। तो कोने में किस तरह से मैंने कहा था कि इस तरह से 8वां भाग बनता है तो 1/8 का योगदान होता है। अब बात करते हैं फलक की। तो फलक हमारे कुछ इस तरह से स्थित होते हैं। एक फलक ये हो गया, सॉरी ऐसे ही, ठीक है। तो अगर हमारा फलक ये हो गया, अगर हम फलक के केंद्र पर बैठाते हैं तो हमारा आधा परमाणु एक फलक में आता है और आधा दूसरी फलक में चला जाता है। तो उसका योगदान आधा मतलब 1/2 का योगदान हो जाता है। इस तरह से 1/2 का योगदान हो जाता है। स्थित कैसे होते हैं वो देखिए, एक परमाणु हमारा यहाँ पर स्थित होता है, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये ऊपरी फलक का सेंटर 5 हो गया और ये निचली फलक का सेंटर 6 हो गया। इस तरह से 6 परमाणु हमारे फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं और 8 परमाणु कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कोनों पर स्थित परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? 8 परमाणु है, योगदान 1/8 है, बराबर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अब फलकों पर स्थित परमाणुओं की संख्या मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि एक घन पर कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक होती है। कितनी फलकें होती हैं? 6। और योगदान कितने का है? 1/2 का। तो 2 तिया 6, यानी कि टोटल कितना आ गया? ये 3 हो गया, है ना। 3 परमाणु ये आ गए और एक ये हो गया। तो कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 1 + 3 = 4। यानी टोटल परमाणु आ गए हमारे कितने हो गए? 4। अर्थात FCC या फलक केंद्रित एकक सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 4 होती है। कितनी होती है? 4। आई बात समझ में कि नहीं? SCC में परमाणुओं की संख्या 1, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 और FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हेडिंग है एकक सेल के घनत्व का परिकलन। एकक सेल के घनत्व का हम लोग कैसे परिकलन करेंगे, कैसे आकलन निकालेंगे? तो माना एकक सेल के कोर की लंबाई स्मॉल है। क्या लंबाई मान ली? स्मॉल ए है। पदार्थ का घनत्व रो है, इसको रो बोलेंगे, तिरछा P बनता है, तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M और एकक सेल में परमाणुओं की संख्या Z है। तो एकक कोशिका का आयतन आपको पता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा हमने A मानी थी, अतः आयतन हमारा A क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। एकक सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? मोलर परमाणु का मोलर द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या। चूंकि Na बराबर क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। अब निकालते हैं। अतः एकक सेल का द्रव्यमान, है ना, ये था एकक सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब आता है एकक सेल का द्रव्यमान। तो क्या होगा? इस एकक सेल में कितने परमाणु है? तो कुल परमाणु गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। माना कि Z परमाणु थे, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। स्मॉल m की वैल्यू रख दी, कैपिटल M बटे Na हो गया। ठीक है ना। अतः एकक सेल का घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। द्रव्यमान आपका ये निकला था Z × M/Na बटे एकक सेल का आयतन आपका ये निकला था A क्यूब। रख दिया तो Na जो था वो नीचे आ गया। तो रो बराबर Z × M/A क्यूब × Na, जहाँ रो घनत्व है, Z परमाणुओं की संख्या, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान, A एकक सेल का आयतन, Na एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान ये होता है। आई बात समझ में? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही काफी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के आगे थैंक यू
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।